हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल। और एज वी नो कि बिहार जुडिशल एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है। सो आज उसी के लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक, जिसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शंस पर फोकस करेंगे। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ओके, और उससे रिलेट जो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो मुस्लिम लॉ के जो सोर्सेज हैं वो दो तरीके के हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स 4 टाइप्स के हैं, एज वेल एज सेकेंडरी सोर्स भी 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, प्राइमरी सोर्स हो गए कुरान, सुन्नत एंड हदीस, इजमा एंड कियास। सेकेंडरी सोर्स है उर्फ और कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइनेंस। देखिए, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स है और कौन सा सेकेंडरी सोर्स है ऑब्जेक्टिव के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है कि ये कुरान क्या होता है। देखिए, कुरान जो है वो एक अरेबिक वर्ड कुर्रा से मिलकर बना है, जिसका मीन होता है टू रीड और दैट विच ऑट टू बी रीड। ओके, कुरान एक होली बुक है जिसे अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट मोहम्मद को एक पैगाम भेजा गया, किसके थ्रू? एंजल गिब्राइल के थ्रू। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये अल्लाह का आखिरी पैगाम है। ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। इसमें सारी चीज़ें हमें किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे, कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कुरान बताता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये किसी भी मुस्लिम के इंडिविजुअल, सोशल, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल राइट को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा हमारा सोर्स है सुन्नत एंड हदीस। देखिए, ये एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशंस 2 तरीके के बताए हमने, सुन्नत एंड हदीस। तो देखिए, सुन्नत क्या होता है? सुन्नत जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद का एक मॉडल बिहेवियर है। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का एक मॉडल बिहेवियर है जिसमें वो बताते हैं कि हमें क्या क्या करना वो चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो भी बताया है, जो भी उन्होंने किया है, और ऐसी कोई भी चीज़ जिन्हें उन्होंने बिना कहे, ठीक है, साइलेंटली अपनी उसमें कंसेंट दे दी, वो सब क्या हो गया? वो सुन्नत कहलाता है। ठीक है, यानी कि सुन्नत जो है, देखिए, बहुत सारी चीज़ें कुरान में लिखी गई, ठीक है, बट उनको अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से उन्हें करना है, ये प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया। ठीक है, तो सुन्नत 3 तरीके की है। सुन्नतुल फेल, यानी कि कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो भी वो जिस तरीके से वो चीज़ें करते थे, जैसे कि नमाज हमें पढ़नी है, ये तो हमें कुरान बताता है, दैट इज़ द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स। बट किस तरीके से पढ़नी है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के कंडक्ट के थ्रू लोगों ने देखा कि वो किस तरीके से पढ़ते हैं। या दूसरा है हमारा सुन्नतुल कॉल, जो है वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट, जो उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने कोई चीज़ खुद से बताई कि मुझे अल्लाह ने ये पैगाम दिया है, तो उन्होंने जब बताया तो वो दूसरे हमारी सुन्नत कहलाई। और तीसरा है हमारा सुन्नत तकरीर, यानी कि साइलेंस ऑफ द प्रॉफिट। किसी बात पर अगर प्रॉफिट शांत हो गए तो एक तरीके से वो माना गया कि उन्होंने अपनी मूक कंसेंट, यानी कि साइलेंट कंसेंट जो है वो उस पर दे दिया। ओके, अब इसी में है हमारा दूसरा ट्रेडिशन, हदीस। देखिए, हदीस जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, और हदीस जो है वो इसका प्लुरल प्रोनाउंसिएशन है और प्लुरल वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? ये राइटिंग में है। देखिए, जब तक प्रॉफिट जी थे तब तक उनके जो कंडक्ट, उनके वर्ड्स, वो सारी चीज़ें क्या कहलाई? उनकी साइलेंस, वो सब हो गया सुन्नत में। ठीक है, और उनके जाने के बाद उनकी जो बातें थी, उनके जो कंडक्ट थे, जो लोगों ने बताया कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को करते थे, कि वो किस तरीके से पानी पीते थे, बैठकर पीते थे, खड़े होकर पीते थे, या किस तरीके से वो नमाज़ पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिख दी गई। तो लिखी हुई ट्रेडिशंस क्या हो गए? हदीस हो गए। ओके, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी किया, जो भी बताया, और जो भी
साइलेंसली एक्सेप्ट किया, वो सारा हदीस में आ गया। ओके, वो हदीस कहलाता है। ठीक, तो इसमें जो है वो शियाज़ और सुन्नी जो हमारे दो स्कूल्स हैं उनमें थोड़ा मतभेद है। शियाज़ जो हैं वो हदीस को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, उसे बिलीव नहीं करते। वो जो प्रॉफेट मोहम्मद की जो बातें कही हुई हैं ऑथेंटिक जो हैं, और जो उनकी फैमिली से रिलेट, जो फैमिली ने जो भी बातें कही, फैमिली मेम्बर्स ने, वो सारी बातों को ऑथेंटिक मानते हैं। ठीक है, और उन्हीं को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसीलिए जो शियाज़ हैं उनकी बहुत कम हदीस है। ओके, तो देखिए क्योंकि किसी ने जब बताया उस चीज़ के बारे में, तो बहुत बार वो सही हो सकता है, बहुत बार गलत। तो जो रिसर्चर्स को बताया जाता था वो किसी एक की बात को सुनकर उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते थे, वो कई सारे लोगों से पूछते थे कि हाँ, अगर कई 5-6 लोगों ने उस चीज़ को कंफर्म करा कि हाँ प्रॉफेट मोहम्मद ने इस तरीके से इस चीज़ को किया होगा, तो वो तब जाकर उस चीज़ को हदीस में लिखते थे। ओके, तो ये आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा सुन्नत एंड हदीस में डिफरेंस। देखिए हदीस जो है ये भी 3 तरीके की हैं। हदीस मुतावितर, यानी कि इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो देख लीजिएगा। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड ट्रेडिशन, यानी कि जिसको पूरे यूनिवर्स में जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। दूसरा है हदीस मशहूर, यानी कि जिसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरा हमारा हदीस है हदीस वाहिद, यानी कि आइसोलेटेड ट्रेडिशन, इसको जिसे कुछ बहुत कम लोगों ने जिसे जो है ट्रेडिशन माना। ओके, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा माइंड मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ट्रेडिशन 2 तरीके के हो गए, सुन्नत एंड हदीस। ठीक है, सुन्नत 3 तरीके के हैं। सुन्नतुल फेल, जो हो गया हमारा कंडक्ट मोहम्मद साहब का। दूसरा हो गया सुन्नतुल कॉल, जो उन्होंने वर्ड्स कहे। और तीसरा हो गया तकरीर, यानी कि जो उन्होंने बाय साइलेंस जिसको एक्सेप्ट कर लिया। हदीस भी 3 तरीके की हो गई। पहली जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दूसरी जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने एक्सेप्ट किया, एंड थर्ड वन जो बहुत कम लोगों ने, यानी आइसोलेटेड, यानी कुछ 1-2 लोगों ने जिसको माना। ओके, अब नेक्स्ट हमारा प्राइमरी सोर्स है 3rd नंबर का इजमा। ओके, जब किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन जब कुरान या सुन्नत और हदीस में नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लिख दी गई। अगर मान लीजिए कोई नई प्रॉब्लम अराइज होती है, फॉर एग्जांपल फ़ोन से रिलेट, उस टाइम तो फ़ोन नहीं थे, ठीक है, तो फ़ोन से रिलेट अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई तो उसका सल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो इजमा उसका जो है वो सल्यूशन प्रोवाइड करता है। इजमा जो है वो क्या है? जब बहुत सारे नोन लॉ को जानने वाले, मुस्लिम लॉ को जानने वाले जो ज्यूरिस्ट हैं, ठीक है, वो किसी एक बात पर जब अग्री करेंगे, अपनी ओपिनियन पे अग्री करेंगे, तो वो जो है वो इजमा कहलाएगा। और वो ज्यूरिस्ट क्या कहलाते हैं? मुस्ताहिद्स, ठीक है, वो ज्यूरिस्ट मुस्ताहिद्स कहलाते हैं। और उनकी जो ओपिनियन, जो उनकी कंसाइनेंस एक बात पर जब वो मान लेंगे तो वो हो गया हमारा इजमा। इसको ऐसे समझिए जैसे प्रॉफिट साहब ने कहा था कि मेरे जो है मूर्ति वगैरह मत बनाना, ठीक है, मुस्लिम्स में मूर्ति जो है वो अलाउ नहीं है। तो ये प्रॉफिट आप जब अल्लाह ताला के पास जा रहे थे तब उन्होंने इस चीज़ को बोला, ठीक है। तो ये चीज़ पर जितने ज्यूरिस्ट थे वो अग्री हुए, ठीक है, अग्री हुए। तो ये चीज़ हमारी कहाँ पर आ गई? ये चीज़ हमारी कहलाई इजमा, ठीक है, और इसको आज तक फॉलो किया जाता है, ठीक है, और आगे भी किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सोर्स है, देखिए ये जो है ये सीक्वेंस वाइज है, प्रेफरेंस वाइज है। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम कुरान में देखेंगे, ठीक। अगर वहाँ हमें कोई चीज़ नहीं समझ आती है, कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलता है, तब हम सुन्नत एंड हदीस, जो प्रॉफेट मोहम्मद के कंडक्ट हैं, जो उनके वर्ड्स हैं, उनको देखेंगे। और अगर वहाँ भी कोई वो नहीं मिलता है, कोई नई प्रॉब्लम अराइज होती है, तब हम इजमा पे आते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कियास। कियास मतलब क्या होता है? कियास का मतलब होता है रीजनिंग लगाना, लॉजिक लगाना, ठीक है। अगर किसी चीज़ को कुरान, सुन्नत या इजमा में नहीं उसका सल्यूशन मिलता है, तब हम अपना लॉजिक लगाते हैं, अपनी रीजनिंग,
उसको डिडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि जो मुस्लिम लॉ है उसमें इंटॉक्सिकेशन करना है, यानी कि शराब पीना जो है वो हराम बताया गया है, तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है खर्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है नशा करना। तो वहाँ नशा करने को हराम यानी कि प्रोहिबिटेड बताया गया है। अब ये चीज़ कोई पढ़ता है कि कुरान में ये चीज़ लिखी है, ठीक है, फिर वो शराब तो नहीं पीता बट वो ड्रग्स लेता है, ठीक है, कोकीन लेता है, हेरोइन लेता है, और बहुत तरीके से जिस भी तरीके से ड्रग्स लिए जाते हैं वो सब वो करता है। वो कहता है कि देखिए ये चीज़ कुरान में तो कहीं नहीं लिखी गई है। तब वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तब उस कंडीशन में वहाँ हम लगाएंगे अपना लॉजिक, यानी कि कियास वहाँ पर अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि यहाँ सिर्फ शराब को प्रोहिबिट नहीं किया गया है, शराब को हराम नहीं बताया गया, कोई भी नशीला पदार्थ जो आपका मानसिक संतुलन हिलाता है, जो आपको किसी भी काम को करने में असक्षम करता है, वो सारी चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। तो यानी कि ड्रग्स भी उसमें इंक्लूडेड है। ये हमें किसने बताया, ये हमने कियास के थ्रू अपना लॉजिक लगा के, अपनी रीजनिंग लगा के फाइंड किया, ओके। तो कि दूसरी चीज़ हो गई कि इसे इंट्रोड्यूस अबू हनीफा ने किया था, ठीक है, कियास को इंट्रोड्यूस अबू हनीफा के द्वारा किया गया। और ये शिया मुस्लिम्स जो हैं उनमें कियास को एज अ वैलिड सोर्स नहीं माना जाता, यानी कि जो शिया मुस्लिम्स हैं उनमें 3 तरीके के ही प्राइमरी सोर्सेज हैं, कुरान, सुन्नत एंड हदीस, एंड थर्ड वन इजमा, ठीक है। कियास को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओके। तो ये चीज़ आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि शिया मुस्लिम्स में कियास को प्राइमरी सोर्स नहीं माना जाता। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कुरान को, ठीक है, कुरान जो एक होली बुक है जिसको सबसे जो पहला प्राइमरी सोर्स मानी जाती है, ठीक। दूसरा हमारा हो गया सुन्नत एंड हदीस, ठीक है, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो भी कहा, जो भी किया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ हैं, ठीक है। थर्ड हमारा सोर्स हो गया इजमा, जो जुरिस्ट किसी भी बात पर एक ओपिनियन होकर अग्री करेंगे, वो सारी चीज़ यहाँ इजमा कहलाती है। और फोर्थ हो गया, अगर इनमें से किसी में भी कोई वो नहीं मिलता है हमें आंसर, तो हम अपना लॉजिक लगाएंगे, यानी कि कियास करेंगे, अक्ल का प्रयोग करेंगे, रीजनिंग लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी सोर्सेज। देखिए सेकेंडरी सोर्सेज भी 4 टाइप के हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं उर्फ, यानी कि कस्टम, ठीक है। उर्फ का मतलब क्या होता है, कस्टम होता है, ओके। तो देखिए कस्टम जो है वो उनको मुस्लिम लॉ में जनरली तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बट ओकेजनली कुछ चीज़ों में इनको ले लिया जाता है। इसके लिए कुछ एसेंशियल्स होने ज़रूरी हैं, जैसे कि वो कस्टम उस जगह का होना चाहिए। अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं तो वो कस्टम इंडिया में अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इमेमोरियल या एंशिएंट और इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी कि बहुत पुराना होना चाहिए। जो लोग आज प्रेजेंट हैं वो उससे उनको वो चीज़ याद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कस्टम तो वही अप्लाई करेंगे ना जो बहुत पुराना, कि हमारे दादा के दादा ये चीज़ करते थे, तो दैट इज़ द कस्टम। उससे रिलेट पर्सन नहीं होना चाहिए, वो इमेमोरियल यानी कि बियॉन्ड द ह्यूमन मेमोरी होना चाहिए, ओके। और इसका अपोज जो है वो पब्लिक पॉलिसी, किन से रिलेट, एग्रीकल्चर, टेस्टामेंटरी सक्सेशन, चैरिटी, ये जो कि वफ से अदर जो चैरिटीज़ हैं वो जो है उनसे रिलेट, उसके अगेंस्ट जो है इसका अपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब ही हम, अगर ये सारे ग्राउंड्स को पूरा कर पाएगी तो उन कस्टम्स को ही हम अप्लाई करेंगे एज अ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स कब आते हैं, जब उन चारों प्राइमरी सोर्सेज में अगर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता, तब जाके हम उन सेकेंडरी सोर्सेज पाएंगे, ठीक है। तो पहला तो हमारा हो गया उर्फ एंड कस्टम। दूसरा हो गया हमारा लेजिस्लेशन। देखिए इंडिया में जो लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव लेजिस्लेशन किया गया है, जैसे कि शरीयत एक्ट हो गया हमारा 1937 का, वक्फ एक्ट 1954, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, और भी बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट ने पॉजिटिव लॉ बनाए हैं, ठीक है, जो कि
मुस्लिम्स के लिए हैं। तो अगर हमारा प्राइमरी सोर्सेज में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तब हम यहाँ ये जो है ये भी एक तरीके का सोर्स हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा जुडिशियल डिसीजन। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, ठीक है, या प्रिवी काउंसिल, क्योंकि ये मुस्लिम लॉ काफ़ी पहले से चला रहा है, तो जब प्रिवी काउंसिल थी उनके डिसीजंस को देखा जाता था, एज वेल एज अगर किसी हाई कोर्ट ने उससे रिलेट कोई डिसीजन दिया है तो उनके डिसीजन को भी प्रिफर किया जाएगा। ओके, लास्ट हमारा है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइनेंस। अगर किसी चीज़ में भी सोल्यूशन नहीं निकलता, तब हम देखेंगे अपना गुड कंसाइनेंस लगा के। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे अगर कोई आदमी, यहाँ मुस्लिम लॉ में इम्प्योर वाटर जो है उसको पीना, उसको यूज़ करना जो है वो मना है, ठीक है। अब एक पर्सन किसी रेगिस्तानी प्लेस में रहता है, ओके, रेगिस्तानी प्लेस में रहता है और वहाँ पर तो उसे कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है वाटर का। अब उस कंडीशन में वो इम्प्योर पानी पीने के लिए ही बाउंड है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा गुड कंसाइनेंस है, हम ये से यूज़ करेंगे और उस पर्सन को यहाँ से थोड़ा सा जो है उसे लिबर्टी दे देंगे कि हाँ वो पर्सन जो है वो यूज़ कर सकता है इम्प्योर पानी, ठीक है। आप समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो ये हमारा हो गया गुड कंसाइनेंस। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। देखिए, आज से हम बिहार के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा इसको दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे इम्पॉर्टेंट पोर्शंस पे, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और आप अपने टाइम को और ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएँ। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।